हे गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सोचता भी हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। ये मेरे ऑफिस की कहानी है। मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शायद मैं ज़िंदगी भर ट्रॉमे में रहूँगा। सच कहूँ तो मैं इसे शब्दों में कैसे बयां करूँ समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन मैंने ये कहानी पुलिस को इतनी बार बता चुका हूँ ना कि अब मुझे ये कहानी मुँह जवानी याद है। तो फिर चलो इस बार पुलिस की जगह मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। सुबह का वक्त था, शायद 10 या 11 बजे होंगे। मैं अपने काम पर था। ईस्ट कोस्ट की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मैं फ़ोन सेल्स करता था। मुझे ये काम बहुत पसंद था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था और बस एक बड़ा सा हेडसेट पहनकर पूरे दिन नकचढ़े क्लाइंट्स की बकवास सुननी पड़ती थी। लेकिन मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलते थे और जो वर्किंग आवर्स थे वो भी ठीक ठाक थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सटेंड करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा आवर्स लग रहे हैं। तो उस हिसाब से उन नकचढ़े क्लाइंट को मैं झेल लेता था। अब समय शायद 10 बज रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी दूसरी कॉल ख़त्म करी थी। आमतौर पर सुबह की कॉल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। कोई अपने अकाउंट्स का नाम बदलवाना चाहता था तो कोई एड्रेस अपडेट कराना चाहता था। लेकिन आज का दिन अलग था। नहीं, आज मेरी किस्मत में कोई आराम नहीं लिखा था। इनफैक्ट आज मेरी जो कॉल थी वो एक ऐसी बेवकूफ़ और ऐसी घमंडी औरत के साथ जुड़ी हुई थी कि मुझे लग रहा था उसने कॉल सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए करी है। उसके पास खुद तो कोई काम था नहीं और मेरे पास जिसके पास इतना काम था उसका भी दिमाग खाई जा रही थी। बल कैसे तो करके मैंने उसे निपटाया। भाई वो तो एक मेरे पे ज़बरदस्ती का चिल्लाए जा रही है, हर बात पे चिल्लाए जा रही थी। एक बार जब कॉल डिस्कनेक्ट हुई मुझे फाइनली राहत की सांस आई। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूँ और ऐसे कुर्सी को थोड़ा सा पीछे हटाकर ऐसे उस पर टिक जाता हूँ पूरा कि भाई अब मुझे कोई मत उठाओ। मेरा पूरा सर दर्द कर रहा था उस औरत की वजह से। वेल इस टाइप की कॉल्स सुबह सुबह काफ़ी बुरी होती है। आप भाग भी नहीं सकते और जब आपका काम प्रोफेशनलिज्म और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर टिका हो तो आपको मजबूरन बैठकर सब सहना पड़ता है। मैं याद कर सकता हूँ कि कैसे मैंने गहरी सांसें ली थी और बस अपना हेड डाउन करके सोने की कोशिश करी थी। ऑल्दो मैं कहीं ना कहीं खुश भी था कि वो औरत अब वापस से मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। गुस्से में मैंने अपने हेडसेट को भी उतारा और ऐसे टेबल पे फेंक दिया था। ये मेरी साइड से बगावत थी कि मुझे गुस्सा आ रहा था तो किसी पे तो उतारना था। और किस पे उतारता है एक बेचारा एम्प्लॉय। अपने हेडसेट लिया, फेंका। जब वो ज़ोर से गिरा तो फिर देखा भी कि अरे यार टूट तो नहीं गया, भाई ऑफिस ने दिया था। और फिर खुद पे ही हंसी आने लगी। गुस्से में हम अक्सर ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते और एक बार जब कर देते हैं तो सिर्फ उस पर पछतावा होता है। ऑल्दो मेरा हेडसेट एकदम सही था तो मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा था। अब मैं अपने टेबल पर बैठा हुआ था। मुझे पता था कि मेरे पास कम से कम 5 मिनट का समय है आफ्टर कॉल वर्क के लिए। और ये 5 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे शानदार पल होते हैं जब मैं क्यू में वापस आने से पहले थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, स्क्रीन ऑन की और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। मैं बस यूं ही बैठा हुआ था, आराम से चैटिंग कर रहा था। अब मैं कभी किसी से बातें सुनने वाला इंसान नहीं रहा। लेकिन जब आप कॉल सेंटर जैसे माहौल पे काम करते हैं तो कभी कभी आपकी मर्ज़ी के बिना आप दूसरों की बातें सुन लेते हैं। पूरे फ्लोर में हमेशा हल्की हल्की गूंज बनी रहती है। 40 से भी ज़्यादा सेल्स एजेंट एक साथ इतने सारे क्लाइंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे उनको हमारी सेवाओं की ज़रूरत है। और आज मुझे जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो था ब्रायन, मेरा क्यूबिकल पार्टनर जस्ट मेरे बगल में ही बैठता है। वो मुझसे सिर्फ 3-4 फीट की दूरी में ही बैठा हुआ था। वो एक कॉल पर था। असल में पूरी टीम कॉल पर थी। यही तो हमारा काम था। उसे देखकर लग रहा था कि वो आज डील क्लोज कर देगा। वो जो भी क्लाइंट था उसे चीज़ें बेच देगा। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में था, खुश भी था और उसे देखकर मैं भी एक्साइटेड था। मैं चाहता था कि भाई प्लीज़ कैसे भी करके तू भाई बेच दे सब कुछ, क्योंकि हमारे को टारगेट्स दिए होते हैं, पूरी टीम को दिए होते हैं। यहाँ पे कोई पर्सनल चीज़ें नहीं होती। तो कोई एक इंसान 1 बेच रहा है, कोई एक इंसान 10 बेच रहा है तो टीम के हुए 11। और अब महीने का एंड आने को था तो जितनी भी चीज़ें बेचनी थी हम सबको ही बेचनी थी। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते थे, इनकरेज करते रहते थे कि यार आज भाई तू करेगा कुछ, तू कोई अच्छा भी कर रहा है ना तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे, खुश हो रहे हैं कि अरे भाई बहुत सही है यार, तू कर भाई, तू करेगा तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये वाला हमारा एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पर। तो अब मैं वहीं ब्रायन के बगल में बैठा हुआ था, ब्रायन की बातचीत सुन रहा था। वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में 401K IRA और हमारे ब्रॉडकास्ट के बारे में क्लाइंट्स को समझा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समय बीतता हुआ महसूस किया और कुर्सी को पीछे खिसकाते हुए वापस अपने क्यूबिकल में चला गया। खुद को अगली कॉल के लिए तैयार करने लगा। मैंने अपने वेब पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश करी, ये देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं और कहीं कोई तकनीकी समस्या ना हो। तो मैं ये सब देख रहा होता हूँ और साइड में एक बेकार सा वेब पेज खुला होता है।
तो मैं उसे जस्ट बंद करने ही वाला होता हूँ कि मैं एकदम से रुक जाता हूँ, मैं पॉज हो जाता हूँ। मेरा माउस क्लिक हुआ। अब इसमें कुछ हैरानी वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए। माउस तो बना ही इसलिए ताकि तुम उसमें क्लिक कर सको, लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे पूरी तरीके से हैरान करके रख दिया था। वो ये था कि जब मैंने माउस को क्लिक करा तो मैं उस माउस के क्लिक होने की आवाज़ सुन सकता था। मैं रुक चुका था, मेरा हाथ माउस के ऊपर झूल रहा था। कुछ गड़बड़ थी। नहीं, एक्चुअली गड़बड़ सही शब्द नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब था, या शायद यूँ कहें कि कुछ ना होना बहुत ज़्यादा अजीब था। अब जैसे ही मैंने एक नया टैब खोलने की कोशिश करी, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सेल्स फ्लोर शांत था, इतना शांत कि मैं अपने ही माउस के क्लिक की आवाज़ सुन सकता था। मैं जानता हूँ आपको ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब आप एक सेल सेंटर में काम कर रहे हो जहाँ पे इतने सारे लोग एक ही साथ बोलते रहते तो वहाँ पे हमेशा शोर शराबा रहता है। और अब ये एकदम से इतना शांत हो चुका था कि मैं अपने माउस को भी क्लिक कर रहा था तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर सिर्फ साइलेंस नहीं था, बल्कि कुछ इस टाइप का साइलेंस था जो कि मुझे डरा रहा था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम शोर आ रहा हो या कुछ लोग मतलब एकदम से चुप हो गए हों, बल्कि बस ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यस, जीत गया। एक बार फिर से खेल कर देखता हूँ। यस, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यस, जीत गया। ये है लोपी ऐप और ये देखो, आप जीती हुई राशि किसी भी तरीके से उठा सकते हो अपने खाते पे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको लोपी ऐप कहाँ मिलेगी। मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी। ऑप्शन पे क्लिक करके आप मेरे प्रोमो कोड अल्फा यूज़ करो, रजिस्टर करके मिनिमम ऐड करो और 100 फ्लाई 150% एक्स्ट्रा बोनस के साथ मज़े लो। ये गेम बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, और बस मज़े के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आदत लग सकती है और इसमें हार भी सकते हैं। इसमें कोई भी करियर नहीं है, तो आप इसको सिर्फ मज़े के लिए ट्राई कर सकते हो और सतर्क रहकर खेले अपनी जिम्मेदारी पर। सो गाइस, कमेंट में जाकर देखो, वहाँ पर गेम के बोनस के बारे में और भी लिखा हुआ है। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करी। हो सकता है कि कोई मीटिंग चल रही हो, शायद मैंने गलती से कैलेंडर में कुछ मिस कर दिया हो। लेकिन जब मैंने अपना शेड्यूल चेक किया तो मेरी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। वहाँ कुछ भी नहीं था। इस समय कोई भी मीटिंग या इवेंट शेड्यूल्ड नहीं था। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं अपनी कुर्सी में घूमकर चारों ओर देखने लगा और जब मेरी कुर्सी मुड़ी तो कुर्सी मुड़ने की जो आवाज़ भी होती है ना, वो भी इस पूरे सन्नाटे को चीरते हुए मुझे सुनाई दे रही थी। अब मेरी नज़र ब्रायन पे पड़ती है, जो अभी भी उसी कॉल पर था जिससे वो कुछ देर पहले बातें कर रहा था। और ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि उसकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी उसमें ग्रीन लाइट जल रही थी। ग्रीन लाइट का मतलब ऑन कॉल, ऑरेंज का मतलब कॉल ऑन होल्ड और ग्रे का मतलब कि वो अभी ऑफलाइन है। लेकिन जो चीज़ मुझे डरा रही थी वो ये नहीं थी कि वो अभी भी कॉल पर था, बल्कि ब्रायन का जो हाव भाव था, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, वो चीज़ मुझे डरा रही थी। क्योंकि ब्रायन अपने मॉनिटर पर बिना पलके झपकाए सिर्फ घूरे जा रहा था, हल्का सा आगे झुका हुआ। वो बिल्कुल स्थिर था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे पॉज कर दिया हो। ना वो हिल रहा है, ना कुछ, ना उसकी आंखें हिल रही है। वो सिर्फ वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो ब्रायन नहीं बल्कि ब्रायन का स्टैच्यू हो। सिर्फ उसके सांस लेने की वजह से उसकी जो छाती थी वो थोड़ी सी बाहर आती और फिर अंदर चले जाती, फिर हल्की सी बाहर, जिससे ये पता चल रहा था कि वो सांसें ले रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ब्रायन को देख लो तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सही में कोई इंसान बैठा हुआ है। और ये देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। सेल्स एजेंट अब भी कॉल पर ही थे। वो कभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं बैठते थे, क्योंकि हम सेल्स वाले जब भी कॉल पर होते हैं हम स्थिर बैठ ही नहीं सकते। हम हिलते रहते हैं, हम गुस्सा निकालते रहते हैं। हम उन्हें समझा रहे हैं, मैम प्लीज़ समझ लो। अगर मैम समझ रहे तो हम खुश हो रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो हम अपना सर पटक रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम एक्सप्रेसिव होते हैं क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। लेकिन वहीं पर ब्रायन पूरी तरीके से सिर्फ चुप था और बस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूरे जा रहा था। अब मैं ब्रायन के पास जाकर पूछता हूँ कि भाई सब ठीक है ना? मैंने थोड़ी सी घबराहट में पूछा, लेकिन ब्रायन ने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ही देखे जा रहा था, ऐसा मानो कि उसने मेरी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अब मैं उसके पास जाता हूँ और ऐसे चुटकी बजाता हूँ। ब्रायन ने तब भी मुझे पूरी तरीके से इग्नोर किया। वो बस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था और अब मैं सच में घबरा रहा था। धीरे धीरे मैंने अपनी कुर्सी पीछे की और कुर्सी को धकेल कर अपने क्यूबिकल से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। आधी से ज़्यादा टीम मुझे देख रही थी और मेरा डर और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो सब ब्रायन की तरह अपनी जगह पर स्टैच्यू बनकर बैठे हुए थे। वो अपनी पलकें तक नहीं झपका रहे थे और सिर्फ मुझे देखे जा रहे थे।
मैंने खड़े होने की कोशिश करी। मेरी कुर्सी ज़मीन पर रगड़ खाते हुए पीछे खिसक गई। मैं पूरी ऊंचाई तक खड़ा हो गया और अपने क्यूबिकल से ऊपर से झांककर सेल्स फ्लोर की उस हिस्से की ओर देखने लगा जहां इंस्टीट्यूशनल सेल्स डिपार्टमेंट बैठता था। और मैं देखता हूं कि हर कोई सिर्फ वहाँ पर स्टैच्यू बनकर बैठा हुआ है और सिर्फ मुझे देखे जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के ऊपर किसी ने तो जादू टोना कर दिया है और उन्हें अपने जादू टोना से स्टैच्यू बना दिया है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। उस कमरे की भयानक चुप्पी के बीच मेरे दिल की धड़कन ही एकमात्र आवाज़ थी। हर कोई अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। मैं झटके से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी त्वचा अजीब तरीके से झंझनाने लगी, जैसे कुछ गलत हो रहा है। मेरा दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी आंखें ये क्या देख रही थी। और तभी एक कुर्सी के घसीटने की आवाज़ आती है। मैं सीधा उस आवाज़ की तरफ देखता हूँ क्योंकि ये पहली आवाज़ थी जो मेरी साइड से नहीं आ रही थी। मैं देखता हूँ तो ये आवाज़ ब्रायन की साइड से आ रही थी। ब्रायन अब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ था क्योंकि वो अब पूरी तरीके से खड़ा हो चुका था, पूरा स्थिर, एक स्टैच्यू की तरह। सामने की ओर घूरते हुए उसने हेडफोन को पूरी तरीके से अपने सर से निकाल दिया और जैसे ही वो खड़ा होता है, एक एक करके पूरे फ्लोर में हर कोई धीरे धीरे खड़े होने लग जाता है। सबके खड़े होने की, सबके कुर्सियों के पीछे जाने की आवाज़ें पूरे फ्लोर में गूंजने लगी थी। रकेल, टेरेस, जॉन, लियोनार्डो, देखते ही देखते मेरी पूरी टीम खड़ी हो चुकी थी। वो सभी वैसे ही स्थिर थे जैसे कुछ पल पहले बैठे हुए थे। अब मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ने लगा। मेरा दिमाग जो देख रहा था उसे प्रोसेस करने में वो असमर्थ था। ब्रायन, मैंने हकलाते हुए पुकारा। यह पुकार कम और एक बेबस विनती ज़्यादा लग रही थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे अचानक से ये एहसास होता है कि मैं अगर उनसे नज़र हटा लूँगा तो शायद वो मुझे हर्ट कर सकते हैं। शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन फिर भी हिम्मत जताते हुए मैंने एक नज़र अपने क्यूबिकल से बाहर दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ देखने के लिए ऐसे थोड़ा सा अपना सर झुकाया। और ये देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी ब्रायन की तरह खड़े हो चुके थे। ये सब क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे पता है वो ये है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता ज़्यादा देर तक। ये जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैंने फ़ौरन वहाँ से निकलने का फ़ैसला लिया, लेकिन जैसे ही मैं अपने क्यूबिकल से बाहर जाने लगा, मेरी नज़र कोने में एक हलचल पर पड़ी। यह कोई आम हलचल नहीं थी क्योंकि ये तेज़ थी। लगातार होती हुई इस हलचल को मैंने झटके से मुड़कर देखा, ये सोचते हुए कि कहीं मुझ पर कोई हमला तो नहीं करने वाला। मेरा दिमाग अब किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो मैंने देखा वो इससे भी कई ज़्यादा भयानक था। मेरे मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी और मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ने लगी क्योंकि ब्रायन अब स्टैच्यू की तरह खड़ा नहीं था। वो धीरे धीरे हिलने लगा था, पहले लेफ़्ट, फिर राइट, फिर वापस से लेफ़्ट, फिर राइट। उसके कंधे भी इसी लय में झूलने लगे थे। उसका शरीर किसी अजीब से ताल में डोल रहा था। उसकी आंखें अब भी खाली थी, वो कुछ भी नहीं देख रहा था, लेकिन उसका सिर हल्का सा झुककर इधर उधर लटकने लगा। उसके हाथ भी वो मुड़ रहे थे, लेकिन वो अकेला नहीं था। रकेल और जॉन भी वही कर रहे थे, टेरेंस भी नहीं, दरअसल पूरी की पूरी टीम वही कर रही थी। सिर्फ मेरी टीम नहीं बल्कि जो दूसरी टीम थी वो भी, पूरा फ्लोर वही मूवमेंट को दोहराए जा रहा था। जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती थी वहाँ तक लोग अजीब तरीके से लहराते हुए हिल रहे थे। ये सारे वही लोग थे जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी मेमोरीज बनाई हैं, जिनके साथ मैंने अनगिनत टाइम स्पेंड करा है। एक समय पर ये सारे मेरे दोस्त होते थे, लेकिन अब ये कुछ और ही चीज़ बन चुके थे। उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बहुत गंदा सा डांस कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक डांस एक ही लूप में करे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य जोड़ीदार उन्हें नचा रहा हो। वहाँ पर कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मेरी रूह तक को कंपा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी त्वचा पर ठंडा बर्फीला पानी डाल दिया हो। मैं भाग जाना चाहता था, सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा जो मुझे रोक रहा था। उनकी हरकतों में कुछ तो था, कोई अजीब सी खूबसूरती, लेकिन डरावनी। फिर जैसे ये सब शुरू हुआ था वैसे ही अचानक से रुक भी गया और फिर वो सब एक एक करके मेरी तरफ मुड़ने लगे। मेरा गला सूख गया। मुझे मेरे मुंह में कड़वाहट महसूस हो रही थी, जैसे कि मानो अभी वॉमिट होने वाली हो। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी।
मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि बस अब इससे ज़्यादा डर मेरा शरीर सह नहीं पाएगा। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और मेरी पीठ एक ठंडी दीवार से जाकर टकरा गई। पीछे दीवार थी, यानी कि जाने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था। उन सब की निगाहें मुझ पर गड़ी हुई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है। मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सब ब्रायन से शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे अपना पूरा शरीर मुड़ाया और मेरी तरफ मोड़ दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ उठाए। उसके एक हाथ में हेडफोन की तार पूरी तरीके से उलझ चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान मानो कहीं और ही था। उसने अपनी वो कोल्ड ब्लू आइज़ मेरी आंखों से मिलाई। मेरी आंखों में डर पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहा था और वहीं उसकी आंखों में एक डरा देने वाली चीज़ थी। मुझे नहीं पता क्या, बट बस ऐसा था कि मैं उससे आंख मिला ही नहीं पा रहा था। और तभी ब्रायन, जिसके अपने दोनों हाथ ऐसे हवा की तरफ थे, वो अपने एक हाथ को अपने मुंह के अंदर डाल देता है और उसने अपने दोनों हाथ डाल दिए थे। उसके बाद उसने अपना दूसरा हाथ भी मुंह में डाल दिया। इस लेफ्ट हैंड से उसने अपने ऊपर वाले दांतों को पकड़ा हुआ था और राइट हैंड से अपने नीचे वाले दांतों को। और फिर उसने जो किया वो मैं बता ही नहीं सकता। उसने दोनों अपने पूरे जबड़े को इस तरीके से पकड़ा हुआ था और देखते ही देखते वो अपने जबड़े को दोनों तरफ खींचने लग गया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं ज़मीन पर गिर के सिर्फ देखे जा रहा था। ब्रायन खुद को ही टॉर्चर कर रहा था। उसके बाद मेरे दोस्त टेरेंस ने भी वही किया। उसके बाद रकेल ने भी। उसके बाद जॉन और फिर लियोनार्ड। और देखते ही देखते उस फ्लोर पे खड़े हर एक आदमी, हर एक औरत अपने साथ सेम ही चीज़ करने लगी। एक एक करके सब अपने जबड़े निकालने लगे। मैं कभी नहीं भूल सकता वो आवाज़ें, वो आवाज़ जैसे वेलक्रो को खींचकर अलग किया जा रहा हो। वेल, देखते ही देखते सब ने अपना जबड़ा जब अलग कर दिया था तो उनमें से ब्रायन पहला वो इंसान था जिसने अपने जबड़े को अलग करा था। उसके बाएं हाथ में उसका निचला पूरा जबड़ा था और फिर धीरे धीरे बाकी सब के हाथों में उनका जबड़ा था। और जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था वो मैं चाहकर भी कभी भूल ही नहीं सकता। मेरे सारे कलीग्स ने अपना निचला जो जबड़ा था उसे अपने हाथों में से चीर दिया था और उसे पकड़कर खड़े हुए थे। और फिर एक के बाद एक वो सब गिरने लगे। एक शरीर के गिरने की आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंजने लगी और फिर उसके बाद एक के बाद एक सारे शरीर ज़मीन पर गिरने लगे, जिसे देखते ही मैं बहुत ज़ोर से चीखने लगा। मैं तब तक चीखता रहा जब तक मेरी आवाज़ बैठ ना गई। पूरे फ्लोर में सिर्फ मेरे चीखने की आवाज़ थी और बाकी हर किसी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ सिर्फ मेरे ही फ्लोर नहीं बल्कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर जिसमें कोई और डिपार्टमेंट था उससे भी आ रही थी। यानी कि पूरे ऑफिस में हर किसी का यही हाल था। हर कोई अपना जबड़ा उखाड़ कर ज़मीन पर गिर रहा था। देखते ही देखते समय बीत जाता है। मैं भी ब्रायन की तरह वहीं पर स्टैच्यू बनकर पड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इनफैक्ट मैं समझना चाह भी नहीं रहा था। मैं बस रोए जा रहा था। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वहाँ पर मुझे पाती है। पुलिस उसके बाद मुझसे पूछताछ करती है, इंटरव्यूज़ करती है। सायरन की आवाज़ें शहर में गूंजने लगती है। मुझे उनमें सुकून मिलने लगा था। अब मैं फिर से उन सन्नाटों में नहीं लौट सकता था। चाहे पुलिस के सायरन की ही आवाज़ हो, मुझे एटलीस्ट सन्नाटा नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों और अनगिनत सवालों के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। न्यूज़ चैनल में ये सारी चीज़ें आने लगी क्योंकि पूरे ऑफिस में ये 46 लोग मर चुके थे। देखते देखते सब कुछ शांत होने लगा। न्यूज़ भी एक समय बाद ख़त्म होने लगी। पुलिस भी एक समय बाद मुझसे पूछताछ नहीं करती थी। देखते ही देखते सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। मैंने दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मेरी ज़िंदगी सेम ही तरीके से चलती रही। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे उस दिन चौथी मंजिल पर जो कुछ भी हुआ था उसका कोई जवाब नहीं मिलता। किसी को नहीं मिला। धीरे धीरे ये कहानी भी मर गई। शायद तुम सब ने इस कहानी के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन एक बात है जो मैंने पुलिस तक को नहीं बताई। जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब सारा मंजर सिर्फ खून और शरीरों से भर चुका था, मैं अपने डेस्क की तरफ मुड़ता हूँ। मेरा फ़ोन वहीं रखा हुआ था। मैंने सोचा कि किसी को कॉल करूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया मैंने सुना एक आवाज़ जो कि ब्रायन के हेडफोन से आ रही थी। मैंने जब उस पर ध्यान दिया तो मानो मैं पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, क्योंकि ब्रायन के हेडफोन से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। कोई तो था जो गा रहा था।